back to this video series where we were discussing development of education in India. So now in this video we are going to study about मैकाले मिनट. ठीक है, तो कौन थे मैकाले और कैसे ये इंडिया में आए. ठीक है, तो इसकी पूरी कहानी हम लोग डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं चार्टर एक्ट 1830. तो 1830 में चार्टर आया जिसमें कि ये लिखा हुआ था कि 1 लाख रुपीज़ पर ईयर इन्वेस्ट किए जाने चाहिए ऑन एजुकेशन. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी ऐसे टर्म्स थे जो कि क्लियर नहीं हो पा रहे थे और इनके क्लियर ना होने की वजह से जो अगला चार्टर आया 20 साल के बाद, चार्टर ऑफ 1833, तो तब भी यहाँ पर चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी फॉर्म हुई. ठीक है, तो क्या थी वो कंट्रोवर्सी? वो थी एंग्लिसिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट के बीच की कंट्रोवर्सी. ठीक है, तो ये दो ग्रुप्स थे. एक ग्रुप था एंग्लिसिस्ट का जो कि ये मानते थे कि इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाना चाहिए और इंग्लिश लिटरेचर ही सुपीरियर है. वेयर एज ओरिएंटलिस्ट का ये मानना था कि जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, रीजनल लैंग्वेजेस हैं इंडिया में, उन्हीं के थ्रू हमें जो है नॉलेज इम्पार्ट करनी चाहिए एजुकेशन में. वो जो लैंग्वेजेस हैं इंडिया की उन्हें रखना चाहिए और जो लिटरेचर है इंडिया का वो एज इट इज़ चलते रहने देना चाहिए. ठीक है, तो ये थी कंट्रोवर्सी. अब क्या हुआ कि जब गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो विलियम बेंटिक ने सोचा कि इसको रिजॉल्व करने के लिए किसी एक विद्वान को बुलाना चाहिए. तो उस टाइम पर इंग्लैंड के अंदर मैकाले थे, तो मैकाले को इंडिया में इन्होंने बुलाया और इनको लॉ मेंबर बनाया. ठीक है, इनको इन्होंने लॉ मेंबर बनाया और साथ ही साथ इनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी का हेड बनाया. ठीक है, तो ये हो गए दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैकाले के बारे में. इसके अलावा मैकाले जो हैं 10 जून 1834 को इंडिया में आए. ठीक है, 1834 में जब ये इंडिया में आए तो इन्होंने उस चार्टर को स्टडी किया बिल्कुल माइन्यूटली, जिसकी वजह से ये मैकाले मिनट बोला जाता है. ठीक है, इन्होंने माइन्यूटली स्टडी किया और जैसा कि विलियम बेंटिक ने बोला था कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनको रिजॉल्व करना है, यानी कि कैसे 10 लाख पर एनम एजुकेशन पे खर्च करने, क्योंकि अगला जो चार्टर आया उसमें बोला गया कि 1 लाख नहीं 10 लाख रुपए पर एनम खर्च करे जाने चाहिए ऑन एजुकेशन. इसके अलावा ये जो दो टर्म्स थे लिटरेचर और लर्नड नेटिव्स, इनका क्या मतलब था, ये भी मतलब इनका किस सेंस में उसको लिया जाना चाहिए, इन दोनों टर्म्स को, इसको भी क्लैरिफाई करने के लिए बोला गया मैकाले को. ठीक है, और ये जो कंट्रोवर्सी चल रही थी एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट वाली, तो इसको भी रिजॉल्व करने के लिए बोला लॉर्ड विलियम बेंटिक ने. ठीक है, अब मैकाले क्या करते हैं, माइन्यूटली स्टडी तो करते हैं बट जो वो रिपोर्ट बनाते हैं वो बायस्ड रिपोर्ट होती है. ठीक है, और ये जो रिपोर्ट है ये सबमिट करते हैं फरवरी 2, 1835 में. ठीक है, यानी कि लगभग 1 साल से कुछ कम समय में ये रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं. अब ये क्या लिखते हैं, इनके क्या व्यूज़ होते हैं वो हम देख लेते हैं. तो सबसे पहले ये बोलते हैं कि जो ईस्टर्न लैंग्वेज है और ईस्टर्न नॉलेज है, यानी कि इंडिया की जो नॉलेज और लिटरेचर है वो वर्थलेस है, वो बिल्कुल बकवास है. इसमें 30 फीट के राजा फलाना ठिकाना ये सब मेंशन है जो कि बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है, ऐसा मैकाले का कहना था. ये बोलते हैं कि वेस्टर्न नॉलेज और वेस्टर्न लिटरेचर ही सुपीरियर है और उसको ही हमें एजुकेशन पॉलिसी के तहत लागू करना चाहिए. इसके अलावा इन्होंने बोला कि इंग्लिश को एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हमें लागू कर देना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश सबसे अच्छी लैंग्वेज है और जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, इंडियन लैंग्वेजेस हैं, वो रस्टिक हैं और उनकी वोकैबुलरी कहीं ना कहीं बहुत कम है. इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश वर्ल्ड वाइड पॉपुलर लैंग्वेज है और ट्रेड और बिजनेस के लिए इंग्लिश ही इम्पॉर्टेंट है. इसलिए मैकाले का ये कहना था कि इंग्लिश को एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लागू कर देना चाहिए. इसके अलावा मैकाले का एक बहुत ही अजीब सा ये निर्णय था या उनका जो विचार था वो ये था कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हैं वो सिर्फ एलाइड इंडियन क्लासेस के लिए ही ओपन होना चाहिए. उनका ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ हायर क्लासेस के लिए होना चाहिए, क्योंकि इनका कहना था कि जब हायर क्लासेस एजुकेटेड हो जाएंगे तो वो लोअर क्लास ऑटोमेटिकली उनसे नॉलेज गेन कर लेंगे.
ठीक है, जो कि वास्तव में बहुत ही बेकार सा इनका एक तर्क था। इसके अलावा जो इनकी एक और बात थी, पॉलिसी ऑफ रिलीजियस न्यूट्रलिटी, क्योंकि ये चाहते थे जो रिलीजियस मीन्स जो टेक्स्ट वगैरह या बुक्स वगैरह पढ़ाई जाती थी क्यूरिकुलम में, एजुकेशन सिस्टम में जो चल रहा था, उसको ये बदलना चाहते थे। ये चाहते थे जो इंडियन रिलीजन्स है उनका कहीं ना कहीं जो वॉग है वो कम हो जाए, और क्रिश्चियनिटी को बंद तरीके से प्रोपोगेट करने का इनका इंटेंशन था। तो इन्होंने बोला कि पॉलिसी ऑफ रिलीजियस न्यूट्रलिटी अप्लाई कर दी जाए, ताकि कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट, चाहे वो हिंदूज का हो या मुस्लिम्स का हो, वो बिल्कुल भी वहाँ पर पढ़ाया न जा सके। ठीक है, तो ये थी उनकी व्यूज़। इसके अलावा इसको हम इवैल्यूएट करते हैं ताकि हम समझ सकें कि इसका क्या मीन्स मैकाले का क्या रियल इंटेंशन था, और इनके इन विचारों का, इन रिपोर्ट का क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या इनकी मेरिट डिमेरिट्स थी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स थे मैकाले में। ठीक है, तो मैकाले का जो डिसीजन था वो कंट्रोवर्सी के हिसाब से, जो कंट्रोवर्सी चल रही थी एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट वाली, उसके हिसाब से लॉजिकल था। साथ में इनके इस रिपोर्ट की वजह से जो वेस्टर्न नॉलेज थी, वेस्टर्न लिटरेचर था, साइंस थी, तो ये सब चीज़ें इंडिया में आ सकी, और साथ में प्रोग्रेसिव एजुकेशन की स्टार्टिंग हुई हमारे भारत में। ठीक है, तो ये जो मेरिट्स हैं बहुत ही कम है। हम डीमेरिट्स देख लेते हैं। डीमेरिट्स में सबसे पहला पॉइंट है कि ये जो इनका एक्सप्लेनेशन था सेक्शन 43 का, सेक्शन 43 या क्लॉज 43 भी बोल सकते हैं, तो क्लॉज 43 का चार्टर 1813 के क्लॉज 43 का ये जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन किया था, ये बायस्ड था। ठीक है, उस क्लॉज के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था कि जो इन्होंने क्रिटिसिज्म किया है इंडियन एजुकेशन का, वैसा वहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं था। इन्होंने बिल्कुल बायस्ड एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था। इसके अलावा इनका जो क्रिटिसिज्म था ओरिएंटल एजुकेशन का, वो मैलिशियस था, बहुत ज़्यादा गलत था। ऐसा ओरिएंटल एजुकेशन की जितनी कमियां इन्होंने बताई, ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं था, और इन्होंने ये अपना इंटेंशन जो था वो वहाँ पर जाहिर रखा था। ठीक है, यानी कि सिचुएशन का इन्होंने फ़ायदा उठाया था, ईजी आया। इसके अलावा इन्होंने जो सजेशन दिया था कि इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना देना चाहिए, तो ये भी गलत सजेशन था या इम्प्रॉपर सजेशन था, क्योंकि इंग्लिश हमारी रीजनल लैंग्वेज नहीं थी और हम उससे उतना ज़्यादा यूज़ टू नहीं थे। इस वजह से अगर हम इंग्लिश में पढ़ते, इंडियंस इंग्लिश में पढ़ते, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को समझने में कठिनाई हो रही थी। तो ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम ये समझ सकते हैं कि इनका ये जो डिसीज़न था वो गलत था, इनका जो सजेशन था वो इम्प्रॉपर था। इसके अलावा इन्होंने जो हायर एजुकेशन को सिर्फ एलाइड क्लासेस के लिए करने का जो इन्होंने बात बोली, जो इन्होंने रिपोर्ट में लिखा आपने, तो वो किसको सपोर्ट कर रहा था? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ठीक है, अब ये क्या है? तो इससे पहले भी जो ब्रिटिशर्स आए और एजुकेशन के बारे में जब उन्होंने अपने डिसीजंस आए, मीन्स उन्होंने जब अपने मीन्स एडवाइस रखी, अपने विचार रखे, तो उनका भी यही मकसद रहा कि जो इंडियन मासेस हैं वो उतने ज़्यादा एजुकेटेड ना हो पाए, यानी कि अगर इंडियन मासेस एजुकेटेड हो जाएंगे तो फिर वो इनके अंडर कंट्रोल कैसे रहेंगे। ठीक है, और सेम जो थ्योरी थी वो मैकाले की थी, यानी कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी इसको ही बोला जाता है। तो हम देख सकते हैं कि डीमेरिट्स मेरिट्स की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा हैं, जिस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि मैकाले की जो रिपोर्ट थी वो बिल्कुल बायस्ड और मैलिशियस थी। अब हम इम्पैक्ट्स की बात करते हैं। तो इनके इम्पैक्ट्स के में सबसे पहला था डिक्लेरेशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। एजुकेशन पॉलिसी का डिक्लेरेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद में इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन भी लागू हो गया, इंग्लिश एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी लागू हो गया। ठीक है, तो जो भी मैकाले चाह रहे थे वो सब होता गया। इसके अलावा 1937 में क्या हुआ? ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया इंग्लिश को। ठीक है, इंग्लिश वॉज मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज। और इससे भी खतरनाक चीज हुई 1944 में।
1944 में ये बोला गया, ये डिक्लेयर किया गया कि अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो इंग्लिश कंपलसरी है। तो ये इम्पैक्ट्स थे, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स थे मैकाले मिनट के। अगर हम लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदे हुए, जो हमारे इंडियन पीपल थे वो एजुकेटेड हुए, भले हायर क्लास ही हुआ हो, लेकिन ये जो इन्होंने सिस्टम बनाया इससे लोगों के अंदर सोशल और पॉलिटिकल अवेयरनेस जो थी उसकी बढ़ोतरी हुई। ठीक है, लोग समझ गए कि क्या इनकी इंटेंशन है, कैसे ये लोगों को, इंडियन लोगों को कितना नीचा देख रहे हैं और कैसे पॉलिटिकली उनके पास कितनी पावर आ रही है बिकॉज ऑफ एजुकेशन। तो ये सब कुछ पॉइंट्स थे। मैकाले मिनट के बारे में हम लोगों ने पूरी तरह से स्टडी कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बेंटिक्स रेजोल्यूशन को स्टडी करेंगे, जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, और उसके बाद में हम एडम रिपोर्ट की बात करेंगे, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सिर्फ इनको ही ये काम नहीं दिया था, इनके अलावा एडम जो कि एक बेपिस्ट थे, ठीक है, मिशनरी के, उनको ये काम दिया था कि वो जगह जगह जाके स्कूल्स की सर्वे करें, ताकि उससे विलियम बेंटिक को ये पता चल पाए कि जो एजुकेशन पॉलिसी चल रही है वो कैसी चल रही है। तो वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।